पिछली 5 क्लासेस में हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा, अक्षांश और देशांतर के बारे में देखा और समझा उनको। अगर हम विश्व का अध्ययन करना चाहते हैं या भारत का भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जलवायुवी जो घटक होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या है जलवायु की वो घटक जिनको पढ़ने के बाद हमारा एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनेगा किसी भी देश के बारे में पढ़ने के लिए या फिर विश्व को समझने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बिना कुछ कॉन्सेप्ट्स के क्लियर करे सामने नहीं आते हैं। जैसे अगर हम ये मान लें कि पृथ्वी पर सब जगह ताप सामान्य है, मतलब ऊष्मा जो रिसीव हो रही है अर्थ की सरफेस पर वो सभी जगह बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल समान रूप से वितरण है उसका। अगर ऐसा हुआ तो फिर कहीं पर तापांतर नहीं होगा। यदि ताप का अंतर नहीं है तो दाबांतर नहीं होगा, दाब का अंतर नहीं होगा, वही एयर प्रेशर का अंतर डिफरेंस नहीं होगा। और अगर एयर प्रेशर में डिफरेंस नहीं हुआ तो हवाएं नहीं चलेंगी एक दिशा से दूसरी दिशा में, या अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र में। अगर ऐसा हुआ तो जो एयर मासेस हैं, एयर मासेस उसके बारे में बाद में देखेंगे, फिलहाल ये जाने कि जो एयर मासेस हैं जिनमें आर्द्रता होती है, जिनमें एनर्जी होती है, ये एयर मासेस अपनी एनर्जी, आर्द्रता वगैरह लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। तो वो स्थान जो सागर के नजदीक हैं या बड़ी जलराशियों के नजदीक हैं, वहां पर तो बारिश की संभावना बन सकती है, फिर भी यद्यपि बनेगी नहीं अगर तापांतर नहीं हुआ तो। पर अगर ऐसा हुआ तो जो सी के नजदीक के क्षेत्र हैं वहां पर तो बारिश की संभावना है, लेकिन रिमेनिंग पूरा वर्ल्ड सूखा रह जाएगा अगर एयर मासेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो कुल मिलाकर सारी की सारी चीजें एक जगह जाकर जुड़ जाती हैं। हमारी जो अर्थ की संरचना है, ये गोलाकार शेप, इस ज्योमेट्री की भी अपनी एक बहुत बड़ी उपादेयता है ज्योग्राफी को समझते समय। इसके अलावा जो अर्थ की टिल्टिंग है वर्टिकल एक्सिस के साथ, जो ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, 23.5 डिग्री पर जो टिल्टेड है वर्टिकल एक्सिस के साथ और उस पर रोटेट करती है, इसकी भी अपनी उपादेयता है। तो कुछ चीजों को क्लियर करने के बाद ही हम जलवायु के बारे में समझ पाएंगे। जैसे इंसोलेशन, जो कि हमारा टॉपिक था, इंसोलेशन और साथ में इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या? अर्थ की सरफेस पर जो सन की रेज आ रही हैं वो किसी एक पर्टिकुलर अक्षांश पर कितने डिग्री पर आकर मैच कर रही हैं, कितने डिग्री पर आकर फॉल कर रही हैं, है ना? दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ सन। इससे क्या होगा? अलग अलग जगहों पर जो एनर्जी रिसेप्शन हो रहा है वो अलग अलग होगा। ताप का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है, एनर्जी रिसेप्शन दैट इज इंसोलेशन, ठीक है। लेकिन ताप जो टेम्परेचर का बढ़ना होता है वो हमारा वायुमंडल है उसकी वजह से होता है। इसके अलावा जो सूर्य की ऊष्मा आती है उसका बजट क्या है, दैट इज बजटिंग ऑफ दैट एनर्जी, उसके बारे में जानकारी करना। जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वास्तव में वो कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग भी उसी में आ जाएगी। हम देखेंगे कि किन किन चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो कौन कौन से घटक हैं जिनके बारे में हमें आवश्यक रूप से बात करनी पड़ेगी। तो एक बार आप नोट डाउन कर लें कि हम लोग किस क्रम में पढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का वो सेक्शन जहां पर आप अक्सर पूछते हो भारत का भूगोल या वैश्विक देशों का भूगोल, वो अलग चीज होती है। जब तक आप ये फंडामेंटल क्लियर नहीं करोगे अपने, तब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले नोट करें इंसोलेशन, सूर्यातप। पहले हम सूर्यातप के बारे में जानेंगे और डिफरेंट लोकेशंस में जानेंगे कहां पर सूर्यातप की मात्रा कितनी, बल्कि हम इसको यूनिट में रिसीव नहीं करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ सन, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे वायुमंडल और इसकी घटक क्या है। वायुमंडल और इसके घटक क्या है, एक चीज मोटी मोटी समझ लीजिए, आज की क्लास में भी आएगी। वायुमंडल में आवश्यक रूप से जो पाई जाने वाली चीजें हैं, जो उसके कंटेंट हैं, उनमें से एक चीज होती है जलवाष्प। जलवाष्प, ये जलवाष्प क्या करती है? ऊपर जाती है तो बादल बनाती है। बादल में भी कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं
जिनमें बर्फ होती है, चमक होती है और वहां से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये कंटेंट एक जरूरी चीज है हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे ताप का मापन, कैसे ताप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे हो रहा है, वर्टिकल कैसे है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से बात करेंगे ऊष्मा का रिसेप्शन होना, इंसुलेशन दैट इज अनदर थिंग, तापन होना दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, रिसेप्शन हुआ एनर्जी का, ये जो पृथ्वी होती है ना एनर्जी को रिसेप्ट करती है, रिसेप्शन होता है। इसके बाद ये खुद गर्म होती है और अपने पास से एनर्जी को ट्रांसमिट करने लग जाती है। इस ट्रांसमिटिंग एनर्जी से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आएगा और हम देखेंगे कि वर्टिकली टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और हॉरिजेंटली टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसके अलावा ताप का व्युत्क्रमण क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ताप का व्युत्क्रमण क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग ऊष्मा के बजट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद एक क्रम हम बताए दे रहे हैं आपको, ऊष्मा का बजट, जो सौरिक ऊर्जा आ रही है वो कैसे रिसीव हो रही है, कितनी रिसीव हो रही है और कितनी वापस जा रही है। आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी जितनी भी आ रही है, अगर पूरा प्राकृतिक जैसा प्रकृति ने हमको ये पृथ्वी दी थी, अगर ये प्रकृति दी वाली पृथ्वी वैसी ही की वैसी आज भी होती तो जितनी एनर्जी आ रही थी उतनी एनर्जी जा रही थी। ना तो पृथ्वी ठंडी हो रही थी ना बहुत ज्यादा गर्म हो रही थी, दोनों कंडीशंस नहीं थी। लेकिन होता क्या है, समय के साथ साथ एनर्जी का रिसेप्शन होता है, लेकिन जो वितरित होने वाली एनर्जी है, जो वापस ऊष्मा ट्रांसफर कर दी जाती है यूनिवर्स में, वो प्रॉपरली हो नहीं पा रही है और लगातार पृथ्वी का ताप बढ़ता चला जा रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित टॉपिक बन जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे वायुदाब, क्योंकि जब टेम्परेचर और ऊष्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम लोग बात करेंगे तापांतर की बात करेंगे, और जब तापांतर आएगा तब दाब का अंतर आएगा जिससे वायुदाब बनेगी, और जब वायुदाब आ जाएगा तो फिर पवनों का कॉन्सेप्ट आएगा। पवन क्या होती है, राशि रुकी हुई है, जैसे पानी है, ये है और ये दो लेवल है ना, ये ऊंचा लेवल है, ये गहरा लेवल है, सिंपल फिजिक्स है। अगर इनको एक नाली से जोड़ दिया जाए तो पानी कहां से कहां बहेगा, हायर लेवल टू लोअर लेवल, ऐसा बहेगा ना। यही ये एक ऐसी नेचुरल फेनोमेनन है जो प्रकृति में हर जगह दिखाई पड़ता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल जो फ्लो होता है। ठीक, तो उच्च दाब स्थिति से निम्न दाब स्थिति की ओर हवाओं का जो चलना है, अगर दोनों जगह दाब बराबर है, दाब का अंतर नहीं है, तो हवाएं बिल्कुल नहीं हिलेंगी। कभी कभी गर्मियों के दिनों में आपको ऐसी दिखाई पड़ती है स्थितियां कि पत्ता तक नहीं हिल रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि दाब का अंतर नहीं है। और जब कभी अचानक से दाब का अंतर हो जाता है ना, जैसे कहा गया कि बैरोमीटर में अचानक से पारे का लुढ़क जाना, इसका मतलब है अचानक से जिस जगह पे ये बैरोमीटर रखा हुआ है वहां पर दाब का गिर जाना, और जैसे ही ये दाब गिरेगा तो अपेक्षाकृत ऊंचे दाब क्षेत्रों से हवाएं बहुत तेजी से इसको क्या इक्वलाइज करने के लिए आएंगी। ठीक है, तो आंधी और तूफान आता है यदि बैरोमीटर में अचानक पारा गिर जाए तो, अंधड़ आते हैं, है ना। तो दाब के अंतर से हम लोग पवन देखेंगे। पवनों के बाद वायुदाब के बाद हम लोग देखेंगे वायुदाब की पेटियां। पहली चीज तो वायुदाब आया, फिर वायुदाब की पेटियां। हम लोगों ने वायुदाब की पेटियां देखी, फिर देखेंगे इनका स्थानांतरण। वायुदाब की पेटियां, उनका स्थानांतरण। ये वायुदाब की पेटियां अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, इस दुनिया में कुछ फिक्स नहीं है। कोई भी चीज स्टैटिक पोजीशन में या एब्सोल्यूट स्टैटिक पोजीशन में है ही नहीं, है ना, हर चीज चलती फिरती रहती है। तो ये जो दाब की पेटियां होती है ना, इनमें भी सरकाव होता है, सरकती हैं, है ना। जैसे ये अर्थ सामने बनी है, आप सोचें कि ये फिक्स रहने वाले हैं, नहीं, ये भी सरकते हैं, सरकते रहते हैं। कैसे सरकते हैं, ITC-Z क्या होता है वो कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब हम लोगों ने वायुदाब की पेटियां पढ़ ली, हम लोगों ने वायुदाब पढ़ लिया, पवनें पढ़ ली, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो वायु होती है या पवन होती है वो क्या क्या चीजें लेकर चलती है। वो क्या क्या चीजें लेकर चलती है, वो अपने साथ आर्द्रता लेकर चलती है, अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो जिन क्षेत्रों में बर्फ जमा है
और सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ रही हैं, अगर हवा अपने साथ एनर्जी लेकर नहीं जाएगी तो वहां पर वर्ष भर हमेशा बर्फ जमी रहेगी, है ना। या कहीं पर गर्मी पड़ रही है और ठंडी हवाएं नहीं आ रही हैं तो भी उस जगह का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, है ना। ऐसा ही आप महासागरीय धाराओं के साथ देखेंगे कि महासागरीय धाराएं जिस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं उस क्षेत्र के मौसम को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो गर्म जल धाराएं आती हैं वो अपने साथ एनर्जी लेकर आती हैं, एक्सेस एनर्जी, जो कि उड़ेल देती हैं, जिस जगह से गुजर रही होती हैं वहां के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। बहुत ठंडी जगह है, बहुत इस वजह से क्या होता है, जब गर्म जल धाराएं कहीं से गुजरती हैं, जो पत्तन जमा हुआ है, एयर जो पोर्ट है जो जमा हुआ है बर्फ से, और वहां से जब ये गर्म धाराएं निकलती हैं तो वो पोर्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि वहां का पानी जो बर्फ बना हुआ था वो पिघलने लग जाता है। तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके माध्यम से होगा, पवनों के माध्यम से होगा। आर्द्रता का ट्रांसपोर्टेशन होगा। आप सोचें कि सी के नजदीक जहां पर एवेपोरेशन हो रहा है लगातार, वहां पर हवा में वाष्प है, जल वाष्प है वहां पर, और वहां पर पानी तो बरस गया, ऊपर गया, संघनन हुआ, बादल बना, पानी बरस गया। लेकिन अगर इस जो आर्द्रता है इसका अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो जो महाद्वीप के अंदर के भाग हैं, अंदरूनी भाग, जैसे हम उत्तर भारत की बात करें, खास तौर से जहां पर हम लोग खड़े हैं, जिस लोकेशन पर खड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल ये बीच सेंटर लगभग पड़ता है, जहां पर दूर दूर तक समुद्र नहीं है, फिर भी यहाँ बारिश तो होती है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, ये हवाएं कर रही हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ऊपरी वायुमंडल में, नीचे के वायुमंडल में आपने देखा जो निचला वायुमंडल है, जहां पर हम लोग बात करेंगे पछुआ पवनों की या व्यापारिक पवनों की, वो क्या है, क्षैतिज प्रवाह है, क्षैतिज प्रवाह। हम लोग ऊर्ध्व प्रवाह भी देखेंगे, ऊर्ध्व प्रवाह देखेंगे। इस ऊर्ध्व प्रवाह को अच्छा, यहां से तो एनर्जी, ये मान लेते हैं कहीं पर हवा गर्म हुई, ये गर्म हवा ऊपर चली, ये ऊपर जाके क्या कहां जाएगी, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक जाएगी? नहीं, इनका अपना एक ट्रेंड होता है। गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर जाने के बाद जहां पर हवा इकट्ठी हो रही है वहां पर एयर का हाई प्रेशर बनाती है, और जहां से हवा हट रही होती है ना, जहां से हवा गायब हो रही होती है वहां पे लोअर प्रेशर जोन बनता है। एक कॉन्सेप्ट की चीज है, हाई प्रेशर का जोन बनेगा कहां पर, ऊपर जाकर, ऊपर कहां पर, कहां तक, हमारा जो वायुमंडल है उसकी जो क्षोभ सीमा है, जो क्षोभ सीमा है, इस क्षोभ सीमा तक ही हमारे वायुमंडल का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज द मैक्सिमम, इसके बाद ही कम होना शुरू हो जाता है। तो वायुमंडल से संबंधित या मौसम के संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो इस क्षोभ की सीमा, इस क्षोभ की सीमा के नीचे ही होती हैं। यही कारण है कि जो वायुयान उड़ाए जाते हैं ना, वो इस क्षोभ की सीमा के ऊपर उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होगी, बिजली नहीं चमकेगी, पानी नहीं बरसेगा और बादल नहीं होंगे, है ना, यहाँ सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो हवाएं यहाँ से ऊपर उठी थी, ये आगे जाकर यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं और यहाँ से घूम जाती हैं, दोनों तरफ घूम जाती हैं और आगे जाकर फिर नीचे उतरती हैं, फिर इकट्ठी होती हैं, फिर गर्म होती हैं, फिर ऊपर चढ़ती हैं, फिर चलती हैं। इस तरह से करके ये क्या बनाती हैं, शेल्स बनाती हैं। ऊपरी वायुमंडल में जो हवाएं हैं उनको हम जेट धाराओं के नाम से जानेंगे। तो जेट धाराओं को अगर हम नहीं समझेंगे तो भी हम जो हमारा वायुमंडल है उसे संबंधित जो जलवायु है किस तरह से वर्किंग हो रही है, इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम जेट स्ट्रीम को भी देखेंगे। इसके बाद अभी हम लोग सेल बना रहे थे ना, सेल बना रहे थे कैसे करके कि ऊपर गई, फिर हॉरिजेंटल गई, नीचे उतरी, डाउन, नीचे उतरी, इकट्ठी हुई, फिर ऊपर गई। तो इस तरह से करके सेल बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो त्रिविमी कोश की संरचना है, त्रिविमी कोश की संरचना, या इसको कहा जाता है सेल्यूलर सर्किट, ट्राई सेल्यूलर सर्किट, है ना। इसके बारे में जानेंगे कि कैसे नीचे की हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर जाके कैसे जेट स्ट्रीम बनाती हैं, नीचे उतरती हैं, फिर इकट्ठा होती है, फिर ऊपर उठती हैं, ऐसे करके ये सर्किल बनाती रहती है, ठीक है। और जब इनको पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें और खुलेंगी, बहुत से राज और खुलेंगे। इसके बाद
हम लोग देखेंगे कि वायु राशि क्या होती है, एयर मासेस क्या होते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि एयर मासेस क्या होते हैं और किस किस तरह के एयर मासेस होते हैं। हम लोग देखेंगे कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। वर्षा के बारे में आप जानेंगे कि 3 प्रकार की वर्षा होती है। संवहनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवाती वर्षा होती है। तो हम लोग बारिश के सेक्शन को देखेंगे, वर्षा को देखेंगे, लेकिन हमारा जो इस क्रम में नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो चक्रवात और प्रतिचक्रवात। ये क्या होते हैं, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जलवायु वर्गीकरण क्या है। जलवायु का वर्गीकरण कोपेन के अकॉर्डिंग, क्या कोपेन का आप लोग नाम पढ़ते होंगे। कोपेन के सिद्धांत तक पहुंचने के लिए या उस वर्गीकरण तक जाने के लिए हमको इतनी सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए, तब हम यहां तक जा पाएंगे। अदरवाइज उसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग जलवायु वर्गीकरण को देखेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे जो वैश्विक रूप से विभाजन किया गया है जलवायु प्रदेशों का। सोचिए, इतना सब चलने के बाद हम लोग कहां पहुंचेंगे, जो जलवायु का वैश्विक विभाजन किया गया है ना। कोपेन का भी विभाजन देखेंगे और इसके बाद हम लोग वैश्विक जलवायु प्रदेश देखेंगे कि ये क्या है। फिर उतरेंगे हम लोग भौमिक जल पर, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के लिए जल का चक्र क्या है, जल का चक्र क्या है, वायुमंडल में कितना जल है, नदियों में कितना जल है, हिमालयों में कितना जल है, जो हमारी जमीन के अंदर पाया जाता है वो कितना जल है, कितना जल ऐसा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश के किसी खेत में जो सिंचाई हो रही है बारिश के पानी से, मान लेते हैं आज वहां पे पानी बरसा है, हो सकता है वही पानी कई 100 सालों पहले अमेजन की द्रोणी में रहा हो। द्रोणी क्या होता है, आप तो नाम सुनते होंगे ना, द्रोणी क्या होता है, द्रोणी, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। हम लोग फिलहाल पहला जो हम लोगों ने काम किया है, हम लोग अक्षांश देशांतर लेते हुए, सूर्याताप लेते हुए हम जलवायु के बारे में जानेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग ये सागरीय नितल में क्या होता है और वेरियस लैंडस्केप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे भौमिक जल के बारे में, मौसम का विज्ञान है उसके बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में चलेंगे जब जलवायु की बात करेंगे। तो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, और इस जलवायु परिवर्तन के कारक क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिनके थ्रू हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या क्या चीजें और की जानी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग लेकर चलेंगे जलवायु विज्ञान को समझने के लिए। जलवायु विज्ञान के समझने के लिए इतनी चीजें लेकर चलनी है। खाली अक्षांश और देशांतर को पढ़ लेने से हम किसी भी समय मौसम संबंधी किसी बात को करने में सक्षम नहीं है। ये बहुत एक स्टेप वाइज रन होती है, आराम से दौड़ना पड़ता है, एक स्टेप ऐसे आगे बढ़ना होता है। अगर हम अचानक से कूदने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ना ही हम समझा पाएंगे, ना ही आप समझ पाओगे, ठीक है। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है सूर्यातप। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सूर्यातप क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें सूरज की। हमारा जो सूर्य है ना, दैट इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर व्हाट, आवर अर्थ। वो एनर्जी का इतना बड़ा स्रोत है कि उसका 1 अरबवां भाग हमारी अर्थ को रिसीव होता है। कितना? 1 अरबवां भाग हमारी अर्थ को रिसीव होता है, और उस 1 अरबवें भाग में भी केवल 65% तक ऐसा होता है जो हमारी पृथ्वी यूज कर पाती है, उस 1 अरबवें भाग में भी, ठीक। ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, इस बात को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम पीछे जो चित्र बना के रखे हैं आपके लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सूरज की एनर्जी का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन के एटम्स आपस में संलयन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, और हीलियम न्यूक्लियाई में चेंज होते हैं,
ठीक है। नाभिकीय संलयन का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, ठीक है। इसी एनर्जी से जो हमारा सन है ना, वो आग के गोले की तरह दहक रहा है। अब हम बात करते हैं कि सन जैसा दिखाई पड़ता है, जैसा हम उसको देख पाते हैं, क्या वो उतना ही है? क्या उसकी रेंज उतनी ही है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारी देखने की क्षमताएं एक निश्चित सीमा में बंधी हुई हैं। आपने विबग्योर जाना हुआ है ना? विबग्योर में से भी वी और आई, वायलेट और इंडिगो पोर्शन ऐसा है जो हम देख नहीं पाते हैं। हमारा जो देखने का शुरू होता है वो ब्लू रीजन से शुरू होता है, ठीक है। हम ब्लू देख पाते हैं, ग्रीन देख पाते हैं, ऑरेंज देख पाते हैं, येलो देख पाते हैं और रेड देख पाते हैं, और कोई बीच में रह गया हो तो वो भी देख पाते हैं। सम्मिलित रूप से जो सफेद प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होती है, उसमें 7 रंग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। उन सबको मिलने से क्या बनता है? सब व्हाइट कलर बनता है, जिसको कि आप प्रिज्म के थ्रू देखते हैं, 7 रंग, है ना। हमारी रेंज के बाहर बाकी सारी जितनी भी एनर्जी सन से रिसीव हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी या रेडिएशन, उसमें ढेर सारे तरह के वेवलेंथ होते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, दैट इज योर पार्ट, ठीक है। लेकिन क्या क्या होता है? गामा होता है जो आप देख नहीं पाते हो, एक्सरे होता है जो आप देख नहीं पाते हो, इसके अलावा अल्ट्रासोनिक होता है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, सॉरी अल्ट्रासोनिक नहीं, सोनिक का मतलब साउंड से हो जाता है। अल्ट्रावायलेट पार्ट होता है, वो होता है दृश्य प्रकाश होता है। एक क्रम से हम चल रहे हैं, ठीक है। गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का भी वो पोर्शन जो हमने बताया वी और आई, वो आप देख नहीं पाते हो, रिमेनिंग आप देख पाते हो, ठीक है। इसके बाद अवरक्त प्रकाश, अवरक्त सीरीज होती है, इंफ्रारेड सीरीज होती है, वो भी आप नहीं देख पाते हो। इसके बाद हीट, इसके बाद हीट एनर्जी, और इसके बाद रेडियो सेक्शन आता है। तो ये सारे के सारे जो रेडिएशंस होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन अर्थ पर जो रिसीव हो रहा है हम लोगों को उसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें। इसके लिए आप पहले इतना नोट करिए, इनके बारे में कॉन्सेंट्रेशन करिए, फिर हम इस चित्र पर आते हैं। और क्लास को लंबा नहीं करते हैं, ये केवल इंट्रोडक्शन था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, पहले आप इतना तैयार कर लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है, फिर हम लोग बात करते हैं अपने इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। ओके।